नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है, लेकिन खुलासा हाल फिलहाल का है, बिल्कुल हालिया है। बात हरियाणा के गुरुग्राम की है। वहां पर 22 जुलाई 2021 को, यानी अब से कोई 2.5 साल पहले, 3 साल पहले, सेक्टर 93 की पुलिस चौकी पर एक व्यक्ति ने उपस्थित होकर बताया, 22 जुलाई को बताया कि 12 जुलाई को मेरी पत्नी, जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष है, बिना कुछ बताए चली गई है। मैंने बहुत ढूंढा, तमाम प्रयास किए, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लग रहा है और उसका मोबाइल 22 जुलाई से ही 12 जुलाई से ही स्विच ऑफ है। वो सामान्य रूप से ऐसा कभी नहीं करती है, इसलिए मुझे किसी अनहोनी की आशंका है। पुलिस ने उसका मोबाइल फ़ोन मांगा, मोबाइल फ़ोन लिया, उसकी सीडीआर मंगाई और फिर पुलिस को भी दाल में कुछ काला नज़र आया, तो सेक्टर 10 के थाने में उसकी एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर दर्ज हुई 22 जुलाई 2021 को। पुलिस ने अपना सब नॉर्मल काम, जो गुमशुदा की तलाश, पोस्टर बनवाना, सार्वजनिक स्थानों पे लगवाना, टीवी में उसको प्रसारित करना, क्योंकि पति उसका परसू कर रहा था, लेकिन महिला का कुछ पता नहीं लगा। महिला के अपने मोबाइल फ़ोन से जिन जिन लोगों से बातें हुई घटना वाले दिन, उसके पहले बातों की फ्रीक्वेंसी, किसी से हफ्ते में एक बार बात होती है, किसी से महीने में एक बार बात होती है, किसी से दिन में एक बार बात होती है, किसी से 1 घंटे में एक बार बात होती है। लिहाजा इसके जो एनालिसिस जो करते हैं हमारे क्राइम ब्रांच वाले या सर्विलांस वाले, उसका अंदाज़ा ये लगाते हैं कि इससे क्या इंटीमेसी हो सकती है। दूसरा, किस समय ज़्यादा बात की गई है, इससे भी अंदाज़ा लगता है। लेकिन तमाम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पुलिस किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। जितने लोगों पे इस तरह के नंबर की वजह से, लोकेशन की वजह से, जिन जिन लोगों पे शक हुआ, पुलिस ने बुला के थाने पर पूछताछ की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर महीने 2 महीने तेजी के बाद धीरे धीरे ये फाइलें नीचे चली जाती हैं, नए केसेस ऊपर चले जाते हैं, जब तक कि कोई उसको टोके नहीं, कोई उसको परसू न कर रहा हो, कोई वरिष्ठ अधिकारी इसके बारे में पूछताछ न कर रहा हो, या किसी कोर्ट से कोई डायरेक्शन ना आए कि भाई साल भर हो गए, अभी तक आपने इसमें क्या किया। तब फिर थोड़ी तेजी होती है, इधर उधर की बातें होने लगती हैं। दूसरा, जब भी थाने पर, जैसे ये सेक्टर 10 के थाने पर केस रजिस्टर हुआ, नया एसएचओ आएगा तो वो सबसे पहले यही देखेगा कि क्या ज़्यादा क्राइम है यहाँ पर, कौन से ऐसे क्राइम हैं जो वर्कआउट नहीं हुए हैं। फिर बुलाया जाता है उसके आईओ को, क्यों नहीं हुआ, हमें बताओ, हम करते हैं, क्या क्या किया, ये किया कि नहीं किया, एक बार इसको भी करके देख लो। इस तरह की बातें वो जो नया थानाध्यक्ष है, थाना प्रभारी है, एसएचओ है, वो जब उसकी खोजबीन करता है तो फिर थोड़ी सी तेज़ी होती है, फिर कुछ नहीं मिलता, फिर वो नीचे हो जाती है और थोड़े से समय के बाद फिर ये कहने लगते हैं कि साहब अब इसमें कुछ पता नहीं लगेगा, और इसी ने किया होगा कुछ, फलाने ने किया होगा कुछ, और फिर एसएचओ कहता है कि इसी ने किया है तो इसी से पूछताछ करो। मतलब इस तरह की बातें, और फिर फाइनली उसकी क्लोजर रिपोर्ट चली जाती है। बहरहाल जब ये ऑलमोस्ट क्लोजर रिपोर्ट पर जा रही थी, लगभग 2.5 साल बाद, तो एक बार फिर किसी संजीदा सब इंस्पेक्टर ने इसको को दिया गया, सीआईए वहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई ब्रांच है इसकी इन्वेस्टिगेशन की, तो उनको दिया गया, तो उन्होंने कुछ काम करना इस पर शुरू किया।
पति से पूछा पहले कहाँ रहती थी, अब कहाँ रहती, अब आप कहाँ रहते हैं, पहले किससे किससे संबंध थे, अब किससे संबंध थे, किस परिवार से इनका बहुत आना जाना था, किस परिवार में ये ज़्यादा घुल मिल गई थी। बातचीत करते करते ये पता लगा कि ये बहुत तेज, सुंदर सी और मॉडर्न महिला है। शाम की पार्टियों में जो इसके ऑफिस से रिलेटेड हैं या इसके जानने वालों से रिलेटेड हैं, शाम की पार्टियां यानी शराब पार्टियां, उनमें भी ये पार्टिसिपेट करती है और शराब पीती थी। फिर उस सब इंस्पेक्टर ने पार्टीज कौन कौन थी, कहाँ कहाँ थी, बात चूंकि 2.5 साल पहले की थी तो उस समय के सीसीटीवी फुटेज भी मिलने में मुश्किल हो रही थी। बहरहाल पुलिस ने थोड़ी और मेहनत की। मेहनत करते करते ये जो जिन शराब पार्टियों में ये अंतिम में यानी गायब होने के कोई 6 महीने 8 महीने पहले जहां जहां जाती थी, पता ये लगा कि वहां पे ट्रांसपोर्टर्स का आना जाना बहुत था। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं गुड़गांव में, हरियाणा में और पंजाब में। बहुत बड़े बड़े रईस हैं जो वहाँ के मुख्य ट्रांसपोर्टर्स हैं। कि ये ट्रांसपोर्टर्स की जो का जो एसोसिएशन है या ट्रांसपोर्टर्स जहाँ शाम को अपनी पार्टीज करते हैं, उसमें ये जरूर पार्टिसिपेट करती थी। दरोगा जी ने वहाँ जाना शुरू किया, पूछना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज तो कोई नहीं मिली, फोटो ले गए और ऐसे जाते जाते एक होटल में, एक लाउंज में जहाँ पार्टीज हुआ करती थी, वहाँ बारटेंडर्स ने पहचाना कि हाँ ये आती थी और बड़ा रेगुलर आती थी। नाम भी बताया तो इससे पुलिस को पता लगा कि हाँ बिल्कुल सही बताया। फिर पूछा गया कि यहाँ उसके साथ कौन कौन उस पार्टी में आता था। बहरहाल वहाँ पे ये पता लगा कि 4-5 लोग हैं जो आते थे, लेकिन फला आदमी जो बड़े ट्रांसपोर्टर हैं यहाँ के, ज़्यादातर ये उन्हीं के साथ बैठती थी और अकेले बैठती थी, शराब पीती थी, बहुत महंगी शराब पिया करती थी। ये क्लू ऐसा था जिस पर पुलिस थोड़ा सा आगे बढ़ सकती थी, काम कर सकती थी। पुलिस ने उन महाशय का मोबाइल नंबर लिया, उनसे बातचीत की, थाने पर बुलाया, बाकी लोगों को भी बुलाया जिनके नाम पता वहां से पता लगे। लेकिन इनके हाव भाव से पुलिस जब फेस रीड करती है, लीडिंग क्वेश्चन अगर पुलिस करे तो कितनी देर में उसका जवाब हलक से बाहर आता है, ये बता देता है कि उसके पेट में क्या है। कभी कभी तो नेचुरल होता है, जो लोग पुलिस के सामने बहुत नहीं पढ़े हैं या पुलिस अधिकारी इस तरह का है, बेहुदे सवाल पूछने लगता है जो उसके इन्वेस्टिगेशन से संबंधित नहीं है, तब भी लोग थोड़ा सा डर से जाते हैं, सहम से जाते हैं। लेकिन सामान्य रूप से ट्रांसपोर्टर हैं, पुलिस से के पास आना जाना जरूर लगा रहता होगा। गाड़ी बंद हो गई, सीज हो गई, माल अनलोड करना है, माल अपलोड करना है, गाड़ी लड़ गई, इस तरह के काम में पुलिस से संपर्क रहा होगा और पुलिस ने भी जान लिया कि पुलिस से इनसे संपर्क हैं, लेकिन फिर भी सवालों के जवाब देने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जैसे पुलिस ने पूछा कि ये इनको पहचानते हैं? बोले हाँ पहचानते तो हैं। कहाँ रहती थी? बोले ये पता नहीं कहाँ रहती थी, लेकिन ये पार्टीज में आया जाया करती थी। फिर उनको बताया गया, सुनाया गया उस बारटेंडर का बयान कि ये अकेले ज़्यादातर पार्टीज में आती थी, लेकिन अकेले एक टेबल पर फला के साथ ज़्यादातर बैठती थी और बहुत रेगुलर थी ये पार्टीज में आने के लिए, फला फला ब्रांड की शराब ही पिया करती थी। इस तरह की बात की तो थोड़ा सा उनका जैसे कहते हैं ना ब्लड प्रेशर सा हाई होने लगा। बहरहाल पुलिस के पास चूंकि कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि उनसे, बड़े आदमी थे, बड़े ट्रांसपोर्टर थे, तो कि उनसे कोई ज़्यादा पूछताछ कर सके, मतलब वो सांस्कृतिक कार्यक्रम टाइप की पूछताछ उनसे तुरंत बिना सबूत के नहीं की जा सकती थी। पुलिस ने फिर उनके यहाँ कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने ड्राइवर हैं, कितने क्लीनर हैं, कहाँ कहाँ जाके उनकी गाड़ियाँ सर्विसिंग में जाती हैं या रिपेयरिंग में जाती हैं या मेजर रिपेयरिंग में जाती हैं। पुलिस ने, सब इंस्पेक्टर सिंसियर टाइप का सब इंस्पेक्टर, वरना ये केस कभी नहीं खुलता। बहरहाल उन्होंने सब चीज़ें नोट की और
धीरे धीरे एक एक करके ड्राइवर्स को, क्लीनर्स को, इनको उनको बुला के उनसे सवाल कि फ़लाँ तारीख को कुछ तुम्हें याद है, या फ़लाँ समय में कुछ तुम्हें याद है, तुम्हारे साहब किस गाड़ी से चलते थे, कहाँ कहाँ जाते थे। धीरे धीरे ये पता लग गया कि इस महिला का घर सेक्टर 37 में था, जहाँ इनके साहब ही रहते हैं। परिवार के साथ बड़ा परिवार था। तो पुलिस ने वहाँ पर जाके तलाशी क्या, वहाँ पूछताछ शुरू की। पति से पूछा, आप इस मकान में भी रहे? हाँ साहब, बहुत पहले रहे हैं हम इस मकान में, लेकिन वर्तमान में हम फला जगह रहते हैं। महिला जो हमारी पत्नी है वो इस जगह से गायब हुई है। तो बहरहाल कनेक्ट होने लगा। तो वो उनके पर्सनल ड्राइवर से बात होते होते एक दिन बातचीत में जब सबको बुलाया जा रहा था, तो एक क्लीनर ने ये बताया कि साहब मुझे डेट तो याद नहीं है, लेकिन एक दिन रात में करीब 10:30 बजे इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ड्राइवर का फ़ोन नहीं उठ रहा है। उसका छोटा कंटेनर था जो इनके ट्रांसपोर्ट में चलता था, कि ड्राइवर का फ़ोन नहीं उठ रहा है, कहाँ पर है। उसने कहा साहब वो चला गया है फलां जगह, किसी की तबीयत ख़राब है, शायद इसलिए उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया होगा। आप बताइए मेरे लिए कोई अगर आदेश हो। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि फलां जगह तुम गाड़ी लेकर आओ, मैं वहीं मिलूंगा। क्लीनर को लगा कि साहब को गाड़ी, और वो भी ट्रक, इनके पास तो तमाम गाड़ियां हैं BMW टाइप की, इनको क्या ज़रूरत पड़ गई। फिर ये लगा कि हो सकता है कोई उनका जानने वाला हो, उसका कोई सामान अर्जेंट कहीं ले जाना हो, इसलिए उन्होंने बुलाया है। रात में कोई 11 सवा 11 बजे के आसपास मैं ये गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच गया। साहब अकेले वहाँ मौजूद मिले। उन्होंने मुझसे गाड़ी की चाबी ले ली और फिर ये कहा कि तुम अभी यहाँ से कोई टैक्सी कर लो और वापस अपने घर चले जाओ, गाड़ी तुम्हें सुबह अपने ऑफिस में खड़ी हुई मिलेगी। ऑफिस का मतलब जो कोर्टयार्ड इनका होता है, जहाँ गाड़ियाँ सब खड़ी करते हैं, जो इनका गोडाउन टाइप का होता है, या पार्किंग प्लेस जो होती है, वहाँ पर जगह बताई कि वहाँ खड़ी मिलेगी और अब तुम जा सकते हो। इसके पहले उसने कहा कि मैंने पूछने की कोशिश की कि सरकार बताइए हमें क्या सेवा है, जहाँ कहीं जाना होगा। मैं बोले नहीं, तुम बस जाओ, ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस ने जो उसने बताया कि भाई ये कब की बात है, तो उन्होंने बताया कि दिवाली के इतने दिन बाद की बात है और फलाने की बात है, और उसके गर्मी की छुट्टियों के इतने दिन बाद की बात है, और फलाना बात है, ढिकाना बात है। इस तरह से ज़ीरो इन करते करते ये पता लग गया कि ये 10, 11 या 12 जुलाई 2021 की बात है जो ये क्लीनर बता रहा है। 1-1.5 दिन उससे पूछताछ करते करते सब इंस्पेक्टर ने, ये बहुत जैसे समुद्र में सुई ढूंढने वाली बात थी, ये पता कर लिया। अब एक एविडेंस था पुलिस के पास, उसको कन्फ्रंट करने का ट्रांसपोर्टर को, कि उस दिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि आपको अपनी तमाम लग्जरी गाड़ियां छोड़कर एक छोटे से जो DCM टाइप की गाड़ी होती है, कंटेनर होती है, कंटेनर था बंद टाइप का छोटा कंटेनर, बोले इसकी आपको क्या ज़रूरत पड़ गई थी। ये सवाल सुनते ही दाहिने बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ निगाह ट्रांसपोर्टर की जाने लगी। अपने इंस्पेक्टर को बताया आईओ ने कि साहब ये पूरा मामला अब तक निकल कर आया है, और फला क्लीनर ने ये बात बताई है कि इन्होंने चाबी मांगी, और वो भी एक कंटेनर की। इनके पास लग्जरी 4-5 गाड़ियां हैं, कोई ड्राइवर इनके साथ नहीं था। वो घर भी वही है जो गुमशुदगी लिखाने वाले कंप्लेनेंट का है। तो दाल में कुछ काला है, क्या किया जाए। SHO ने कहा उनको बुलाइए और जैसा सबके साथ किया जाता है वैसा ही करिए। ट्रांसपोर्टर थाने पर बुलाए गए। शुरुआत में थोड़ा, जिसको वो कहते हैं कि उनके साथ थोड़ी नरमी बरतते हुए कि भाई साहब ये कह दीजिए भाई साहब। थोड़ी देर बात करते करते जब वो अपना पुराना टेप ही रिपीट करने लगे, तो फट से उठ के उस सब इंस्पेक्टर ने भरपूर तमाचा जिसे कहते हैं, कंटाप जिसे कहते हैं यहाँ लोकल लैंग्वेज में, तगड़ा वाला, वो उसने कुर्सी पर बैठे बैठे जब उन्हें जड़ा,
तो वो ज़मीन पर आ गए। उसके बाद फिर कोई सवाल नहीं किया उसने, इंस्पेक्टर भी आ गए और लोग भी आ गए, और विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ समरी ट्रायल जैसी 15-20 मिनट में शुरू हो गई। ज़्यादा देर इस तरह के लोग, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसे जो छिनरे टाइप के लोग होते हैं, या ऐसे जो जो जिनका इस तरह का व्यक्तित्व होता है, वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाते। मतलब यही अगर उनकी पत्नी ने यही व्यवहार करके उनसे पूछा होता तो भी वो रेजिस्ट न कर पाते, बता देते, क्योंकि इन सब लोगों के पास ऐसी ताकत होती नहीं है। ज़्यादातर जो रेप के मुकदमे में, छेड़खानी के मुकदमे में, बाकी इस तरह के जो मुकदमों में पकड़े जाते हैं अभियुक्त, बहुत ज़्यादा उन पे मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत करनी पड़ती है जैसे क्रिमिनल ट्राइब्स पे मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड कोर डकैती गैंग में मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड किलर पर अगर पकड़े जाते हैं, क्योंकि वो सब जेलों में रह चुके होते हैं, लोगों से बातचीत कर चुके होते हैं, वकीलों के दांव पेच जानते हैं, जेल के भीतर अपनी तरह के लोगों से घुल मिल जाते हैं, जेल से बाहर आने के बाद भी उनसे संपर्क में रहते हैं, इसलिए दे आर हार्ड नट टू क्रैक। लेकिन इस तरह के लोग जो ये ज़िंदगी में पहली बार इस तरह का अपराध करते हैं या इस तरह का काम करते हैं, बहुत देर तक रेजिस्ट नहीं कर पाते। बहरहाल उन्होंने बताया कि साहब मुझसे गलती हो। पुलिस ने पूछा क्या कारण था, तो उन्होंने पूरा किस्सा बताया कि ऐसे ऐसे वो एक पार्टी में मिली और मेरी नज़र उस पर अटक गई। पुलिस ने पूछा भी कि यार तुम 60 साल के हो, उसकी 35 साल उम्र है, इतना गैप है। तो उन्होंने कहा साहब इन सब इस तरह के संबंधों में उम्र का कोई मतलब नहीं रहता। मतलब आप ये समझ लें कि फ़िलॉसफी के मास्टर रहे होंगे वो ट्रांसपोर्टर साहब, जो उन्होंने एक लाइन में डरते डरते बताया कि साहब उम्र का क्या मतलब है इसमें। बहरहाल फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा साहब ये कुछ हम लोगों का चक्कर ज़्यादा लंबा खिंचने लगा, यानी हर दिन पार्टी में जाना और हर दिन लौट के घर पर झूठ बोलना कि फलां जगह गए थे, ठिकाना जगह गए थे, वहाँ बैठ गए, उसके यहाँ बर्थडे थी, उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी और यहाँ बैठ गए, पी लिया, इस तरह की बातें रोज़ घर पे झूठ बोलना पड़ता था। और जब उससे हमारे संबंध हो गए तो फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। हर दूसरे दिन नई एक डिमांड और ज़्यादा पैसे की डिमांड, धीरे धीरे कम से शुरू होकर बहुत ज़्यादा, यानी 5 लाख की ज़रूरत है, 10 लाख की ज़रूरत है, इस तरह की बातें होने लगी। फंस तो रहा था मैं, लेकिन मजबूर था, मैं पैसा देता रहा। फिर उसने बताया कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर वालों को भी कुछ शक हो गया है, क्योंकि मेरा पीछा करने लगे मेरे बच्चे और मेरी पत्नी। और फिर एक दिन मुझसे पूछ ही लिया कि ये रोज़ रोज़ पार्टी जहाँ भी तुम जाते हो, ये तुम्हें पीना है, तुम घर पे पियो, जानने वाले की पार्टी में जाओगे, हम खुद चलेंगे तुम्हारे साथ, तुम बैठ के पीना, हम खाना खाएंगे। बात समझ में आ गई उसके कि घर वालों को पता लग गया, आना जाना बंद कर दिया, फ़ोन उठाना बंद कर दिया उसका। उसने फिर दूसरे फ़ोन से फ़ोन करके बताया इग्नोर करोगे, बहुत महंगा पड़ेगा। और फिर उसने कहा कि मैंने तुम्हारी तमाम फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना रखी हैं, ज़्यादा चालाकी करोगे, इग्नोर करोगे, तुम्हारी बीवी के नंबर पे वो सब भेज दूंगा, तुम्हारे बच्चों के उस नंबर पे मैं सब भेज दूंगी। ऐसा उसने जब कहा, इनके कान खड़े हो गए, दिमागी रूप से ये परेशान रहने लगे ट्रांसपोर्टर साहब। फिर इनके दिमाग में आ गया कि अगर इसकी हम डिमांड पूरी करने लगेंगे तो बहुत दिन नहीं बचे हैं कि लोग जान नहीं पाएंगे कि पैसा कहाँ जा रहा है, और शक वैसे भी घर वालों को हो गया, लिहाजा कुछ न कुछ करना होगा। फिर सेक्टर 37 से दूर ट्रांसपोर्टर का एक दूसरा कोई फ्लैट था, उस फ्लैट में एक दिन इनवाइट किया और ये कहा कि आज शाम को वहाँ बैठेंगे, यहाँ बड़ी दिक्कत है, आसपास के लोगों को शक हो रहा है, तो वहीं बैठते हैं, सारे गिले शिकवे वहीं दूर किए जाएंगे। फिर वहाँ गए और जिस शराब की महिला वो शौकीन थी, वो शराब का दौर चला। इस बार वो बिल्कुल अलर्ट था, वो पूरा प्लान करके आया था ट्रांसपोर्टर की उसे क्या करना है, उसे अपने काम में कोई कंफ्यूजन नहीं था।
शराब दोनों ने पी। ये थोड़ा बच बच के पी रहा था, वो अपना पहले की तरह पी रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ा कंट्रोल के बाहर होने लगी, फौरन उसे नीचे गिराकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसे लगा कि अब अगर यहीं फ्लैट पे पड़ी रही तो बड़ा बुरा हो जाएगा, बड़ा गलत हो जाएगा। इसीलिए उसने अपने यहाँ की उस सबसे छोटी और सेफ गाड़ी के ड्राइवर को फ़ोन किया। उसका स्विच ऑफ था। फिर उसके क्लीनर को फ़ोन किया। क्लीनर से वो गाड़ी जहाँ जिस फ्लैट में वो गया था वहाँ से करीब 500 मीटर दूर किसी चौराहे पर उससे गाड़ी ले ली। गाड़ी लेकर वहाँ लगाया। रात में 1:30 बजे के आसपास उसे सफ़ेद चद्दर में लपेट कर कंधे पर, इसको पूरा सीधे सीधे नहीं, कंधे पे ऐसा लगा के, ताकि लोगों को ये लगे कि किसी की तबीयत खराब है और ये जल्दबाजी में जा रहे हैं। इधर उधर देखा, जहाँ सीसीटीवी नहीं लगी थी वहाँ पर उसे गाड़ी को खड़ी कर दिया था। वहाँ तक गाड़ी को ले गया, उसके कंटेनर के भीतर उसे डाल के बंद किया और फिर वहाँ से आगे बढ़ा। गुरुग्राम से गुरुग्राम के गडोली से द्वारका एक्सप्रेस वे की तरफ जाने वाली रोड पर गया और वहीं पर एक ड्रेन है, नाला है, वहीं उसको फेंक दिया। इंश्योर कर लिया कि बॉडी भीतर बैठ जाए। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं करीब 6 महीने तक इधर उधर भागता रहा कि आज नहीं तो कल पुलिस यहाँ तक पहुँचेगी। लेकिन जब साल भर हो गए, 2 साल हो गए, तो मैं बिल्कुल जान गया कि अब पुलिस कभी नहीं। हालांकि मुझे ये पता लग गया था कि उसकी पति ने गुमशुदगी लिखवाई है और वो परसू भी कर रहा है, लेकिन पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि इस बीच में हम धीरे धीरे अपने जो जानने वाले पुलिस वाले थे उनसे ये पूछते रहे कि कॉल डिटेल कितने दिन की निकलती है और कितने दिन बॉडी कितने दिन तक सही होती है, कब बिल्कुल गल जाती है, अगर छोटी नाली हो तो वहाँ क्या बरामद हो सकती है हड्डी। इस तरह से उसके दिमाग में जो सवाल थे, जिसमें उसके फंसने के चांसेस थे, उसके जवाब वो ढूंढता रहा। और जब 2.5 साल हो गया तो बिल्कुल मस्त हो गया कि हमने जो किया फुल प्रूफ किया, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह की बात की गई। पुलिस को जब ये पता लगा, उसे लेकर गई कि कहाँ पर फेंका था, लेकिन तब तक 3 बरसात हो चुकी थी और वो जो छोटा सा नाला है, ड्रेन है, जो वो हर बरसात में ओवरफ्लो होके बहता है, तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर भी बहा ले जाता है। तो वो लाश तो बिल्कुल डिजेनरेट होके हड्डियों में तब्दील हो गई होगी और वो कहीं इधर उधर हो गई। बड़ी कोशिश की, हड्डियां भी ढूंढने की कोशिश की पुलिस ने, लेकिन उसे अभी तक सफलता नहीं मिली। लेकिन इस केस का खुलासा बिल्कुल हाल जैसा मैंने बताया, अभी 20 जनवरी 2024 को, घटना के करीब करीब 3 साल बाद अभी इसका खुलासा हुआ। और जो पीआरओ हैं गुरुग्राम पुलिस के, सुभाष बोकन, उन्होंने इसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको इस केस के बारे में बताया, गिरफ्तार किया उस ट्रांसपोर्टर को और उसे जेल भेज दिया। आज की घटना भी वैसी ही है जैसे पुरानी घटनाएं हैं। प्यार, मोहब्बत, इश्क, शबाब, शराब, सब पूरा कॉकटेल है इसमें। लड़की यानी महिला 35 साल की, पुरुष यानी बड़े आदमी 60 साल के। ट्रांसपोर्टर थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लाइफ स्टाइल बिल्कुल हाई प्रोफाइल वाली, खाने और पीने दोनों के शौकीन। एक दिन किसी ट्रांसपोर्टर भाई की किसी पार्टी में उसे 2-3 लोगों के साथ शराब पीती हुई एक महिला दिखाई पड़ी, लटके झटके वाली महिला, और बिंदास होकर वो उस शराब पार्टी में शामिल शरीक थी। इनकी नज़र पड़ी, अटक गई। थोड़ी देर बाद फिर बातचीत शुरू हुई, नंबर एक्सचेंज हुए और कहाँ रहती हैं ये पूछने पर उसने बताया कि मैं तो 37 में रहती हूँ, वहीं पास में इनका भी घर था। बस नंबर एक्सचेंज हुए, अगले दिन फिर बात हुई और फिर एक नई पार्टी जिसमें यही दोनों लोग थे और फिर एक नई पार्टी।
घर वालों को दूसरी जगह बता के उस पार्टी में शामिल, और धीरे धीरे वही हुआ जो होना था। महिला को लगा मोटा मुर्गा है। उसने सब कुछ होने के बाद अपने डिमांड्स को बढ़ाना शुरू किया। लाख 2 लाख से शुरू करके 10-10, 15-15 लाख तक पहुंच गई। अच्छा, इस बीच में घर वालों को भी ये शंका होने लगी कि पहले महीने में 2 पार्टियां होती थी, अब ये रोज कौन सी पार्टी होती है। बच्चों ने भी पीछा करना शुरू किया। बच्चों की भी समझ में आ गया दाल में कुछ काला है। एक दिन पत्नी और बच्चों ने मिलकर कहा कि आप कतई पीने के लिए बाहर नहीं जाएंगे, आप पहले जैसे घर में पीते थे यहीं अपना पीजिए, खाइए, सो जाइए, सवेरे अपने काम में, बाहर कहीं नहीं जाएंगे। और अगर आपको किसी पार्टी में जाना है तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं भी चलूँगी, हम दोनों लोग चलेंगे, आप अपना जैसे पहले होता था आप पीजिए, हम अपना औरतों के साथ बैठ के खाना पीना खा लेंगे। महाशय की समझ में आ गया कि कहीं न कहीं से शंका हो गई है, कहीं न कहीं से गिद्ध दृष्टि सही जगह पहुंच गई है। उन्होंने सोचा कि और अधिक अगर कहीं शंका की गुंजाइश करूंगा तो प्रूव हो जाएगा, अनावश्यक बात हो जाएगी। लिहाजा उन्होंने ये रोज वाली पार्टी में जाना बंद कर दिया, फोन उठाना बंद कर दिया। बाहर होते थे ऑफिस में तो फोन उठाते थे और तरह तरह के बहाने वही बनाते थे कि वो यहाँ घाटा हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, वहाँ गाड़ी फंस गई, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, आज नहीं आ सकता। और घर वालों की चिंता इनके पीने से नहीं थी, पीते पहले भी थे। घर वालों की चिंता घर में आने वाले पैसों की भारी कटौती से बढ़ती जा रही थी। फिर वही हुआ कि जाना आना मिलना बंद हुआ। तब उसने फ़ोन किया, उसने कहा इग्नोर करोगे भारी पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन उठना बंद हो गया था। उसने कहा अगर इग्नोर करोगे तो भारी पड़ेगा, तुम चाहो तो तुम्हारे वीडियोस में पहले तुमको भेज दूं, तुम देख लो, तब तुम्हारे बच्चों और पत्नी के नंबर पर मैं इसे भेज दूंगी। घबराया, उसने सोचा कि अरे ये तो कहाँ फंस गए। फिर उसने तभी दिमाग बना लिया कि इसको अपने रास्ते से हटाना होगा। और फिर वही हुआ, उसने अपने एक दूसरे फ्लैट पर बुलाया, मारने के बाद क्लीनर से चाबी ली, खुद ड्राइव करके उस छोटे से कंटेनर को ले गया और लाश को डिस्पोज ऑफ कर दिया। मतलब अपने से आधी उम्र की महिला, यानी महिला अपने से 2 गुनी उम्र के महाशय को उसने ऐसा मकड़जाल में फंसाया कि महाशय उसमें उलझते चले गए। इस तरह की किसी मकड़जाल में आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। और शराब और शबाब जब दोनों किसी एक यूनिट पे मिल जाएं तो आप समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी का जो रास्ता है वो सही दिशा में नहीं जा रहा है, वो कहीं बाएं भटक रहा है, कहीं दाहिने भटक रहा है। बिल्कुल पक्का है, ये 100% पक्का है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और महाशय भी शबाब और शराब में ऐसे उलझे कि अब तो कुछ दिन तो बिताएंगे जेल में। चूंकि बॉडी नहीं मिल पाई है, हो सकता है इसका एडवांटेज मिले, लेकिन फिर भी पुलिस को बहुत ढेर सारे एविडेंस इनके उस इन्वॉल्वमेंट के मिल गए हैं, तो ट्रायल तो होगा, कुछ समय तो बिताएंगे जेल में। तो ऐसा इन सब चक्करों में पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका परिवार है तो परिवार के साथ रहिए, परिवार का साथ दीजिए, परिवार के बारे में सोचिए, परिवार की तरक्की का ध्यान दीजिए और परिवार किस तरह से खुशहाल रहेगा ऐसे काम करिए। मत पड़िए इस मकड़जाल में, आप पड़ेंगे खुद बर्बाद होंगे, कभी कभी परिवार भी बर्बाद होगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।